नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज जो है हमारे YouTube चैनल का करीब 1 महीना हो चुका है। मतलब 1 महीना हमने पूरा कर लिया है आज की तारीख में, क्योंकि आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को हमारा 1 महीना हो चुका है। और 1 महीने में हमने बहुत सारा अचीवमेंट कर लिया है इस YouTube चैनल पे। और इसमें आप सभी मेरे प्यारे हमदम का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। 1 महीना पूरा हुआ है और हमने 1 महीने तक बिल्कुल रेगुलर क्लासें ली है, किसी प्रकार की कोई क्लासेस को मिस नहीं किया है। और संडे को हम केवल क्लास मिस करते हैं, उसके अलावा हमारी क्लास जो है वो बिल्कुल रेगुलर चलती है। तो 14 मार्च से 14 अप्रैल हो गया है, 1 महीना हो गया। 1 महीने की ये वर्षगांठ नहीं, 1 महीने की गांठ है। तो मंथ एनिवर्सरी, मंथ बोल सकते हो उसको, एनिवर्सरी तो नहीं कह सकते, मतलब मंथ की वो है जो भी क्या बोलते हैं उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे और आज हमारा नया टॉपिक रहेगा राजस्थान का शुद्ध प्रशासनिक ढांचा। राजस्थान के शुद्ध प्रशासनिक ढांचे के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यह शुद्ध प्रशासनिक ढांचा जो है सबसे टॉप से शुरू होता है, मतलब मुख्य सचिव से शुरू होता है। मुख्य सचिव के बाद में हम बढ़ेंगे संभागीय आयुक्त की ओर, संभागीय आयुक्त से हम आएंगे जिलाधीश की ओर, जिलाधीश से हम आएंगे वहाँ पे एसडीएम पे आएंगे, और एसडीओ एसडीएम दोनों ही। और उसके बाद में आएंगे अंतिम तहसीलदार और लास्ट में पटवारी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग एक साथ करने वाले हैं। और यहाँ से मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। तो आपका कभी भी किसी भी टाइप का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपको वीडियो मेंस का हो, चाहे आप पटवारी का दे रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये टॉपिक आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी के समय गंवाए हुए। थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग सभी को। आप में से जो भी बच्चे बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं उन सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे। और आज से आपकी पीडीएफ में जो है एक नया निशान जो है मौजूद रहेगा, गरुड़ का। जो गरुड़ का निशान है वो आपकी हर पीडीएफ में मौजूद रहेगा, जो आपको मोटिवेशन भी देता रहेगा। आपकी हर पीडीएफ में आपके जब भी आप कभी भी इसका प्रिंट आउट निकलवाओगे तो ये कोने में निशान हमेशा आपके साथ में मौजूद रहेगा, जो आज से हमने शुरू किया है। मतलब 1 महीना हमारा पूरा हुआ है, इसी के उपलक्ष्य में हमने इसको शुरू किया है। गरुड़ जो है, हाँ, मुख्य जो गरुड़ का जो निशान है वो बना रहेगा। हमारा जो एंसेंट जो पेन और वो वाला निशान है वो हमेशा रहेगा, जो लोगो है वो खत्म नहीं होगा, वो हमारे साथ में रहेगा हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं सचिवालय के बारे में। ठीक है, देखिए सचिवालय के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। सचिवालय के बारे में हम बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है, कहाँ से इसका उद्भव हुआ है, और ब्रिटिश टाइम में इसकी शुरुआत कौन से टाइम से होती है। मतलब मुख्य जो सचिवालय, इसकी नींव जो है ब्रिटिश टाइम में कौन सी व्यवस्था से पड़ी है, इसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आप एक फोटो देख रहे हो ये है भवन के साउथ ब्लॉक में स्थित भारत का कैबिनेट सचिवालय। ये भारत का कैबिनेट सचिवालय है। ठीक है, और सेक्रेटरीट जो है स्टार्टेड इन इंडिया। तो शुरुआत कहां से होती है, तो चलिए हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं थोड़ा सा, ब्रिटिश टाइम में, जिससे हमें पता लगे कि असल में अंग्रेजों के कौन से समय से इसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो शुरुआत होती है ये एक लेवलिन स्मिथ समिति से शुरुआत होती है इसकी। लेवलिन बोलना है, लेवलिन स्मिथ समिति, लेवलिन स्मिथ समिति। यहां पर जो आप देख रहे हो लेवलिन स्मिथ जो समिति है, स्मिथ को ऐसे लिखते हैं ना, स्मिथ समिति के आधार पर। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है।
कि अगर हम इसको देखें तो शुरुआत कोई बहुत ज़्यादा पुरानी होगी, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है इसकी शुरुआत। ये जो है करीब करीब जो है मतलब अपने देश जब आज़ाद होता है उसके आसपास से ही जुड़ी हुई व्यवस्था है। मतलब हम कहें कि 1600 या 1700 शुरुआत हुई तो वहां से नहीं है, ठीक है। समिति के आधार पर जो है इसकी शुरुआत होती है, के आधार पर इसकी शुरुआत का जो समय है वो है आपका भारत शासन अधिनियम 1919। मतलब एक प्रकार से मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जो शुरुआत है उसके साथ में इसको बोला गया था इंपीरियल सचिवालय, ठीक है। मतलब वर्ष 1919 में इंपीरियल सचिवालय के रूप में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, 1919 में, ठीक है। अब यही व्यवस्था जो है अपना जो सचिवालय बनेगा, ठीक है, यही अपना सचिवालय बन जाएगा ये 1919 में इंपीरियल लिखना है सबने, ठीक है। इंपीरियल सेवाओं के रूप में इसकी शुरुआत होती है, सेवाओं के रूप में शुरुआत। तो आज नया टॉपिक है तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बिल्कुल नया टॉपिक है, एकदम फ्रेश माइंड, फ्रेश दिमाग और नई शुरुआत हो रही है आज, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, तो इंपीरियल सेवाओं के रूप में शुरुआत इसकी होती है, ठीक है। और इंपीरियल सेवा एक प्रकार से ये समझ लो कि ये सचिवालय की जो है, सचिवालय की जो व्यवस्था है यहीं से शुरुआत होती है। अब यहाँ पर इंपीरियल सेवाओं में एक पद बनाया जाता है, यहाँ पे सहायक सचिव का पद, ठीक है। सहायक सचिव, अवर सचिव, ये जितने भी पद है, ये सचिव की रैंक के जितने भी पद हैं यहाँ पर क्या भरे जाते हैं, यहाँ पे जो भी सचिव की रैंक के पद है, सचिव के पद जो है वो ब्रिटिश शाही से आते हैं, मतलब ब्रिटिश व्यवस्था से आ रहे हैं, ये शाही सचिवालय से आते हैं, मतलब ब्रिटिश के द्वारा इनका चुनाव होता है, ब्रिटिश से आते हैं, ठीक है। ब्रिटिश शाही सचिवालय से, ब्रिटिश शाही नहीं, शाही शाही सचिवालय से, ठीक है, आते हैं, ठीक है। शाही सचिवालय के अधिकारियों द्वारा भरे गए, ठीक है, के अधिकारियों द्वारा भरे, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, अधिकारियों द्वारा भरे गए, ठीक है। अब भर दिया। अब इसके बाद में जितने भी कर्मचारी हैं, अब जो भी इसमें सदस्यों की जो भी भर्ती है, इसमें और कर्मचारी भी होंगे इंपीरियल सेवा के अंदर। मतलब ये जो इंपीरियल सेवा है इसमें सचिव वाला जो मतलब जो बड़े पद है वो तो ब्रिटिश शाही सचिवालय से आए, ठीक है। अब इसमें जो भी कर्मचारी हैं वो कहां से आएंगे, उनकी स्थापना होती है केंद्रीय कर्मचारी चयन बोर्ड करता है, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं इंपीरियल सचिवालय, यहां लिख रहा हूं मैं इंपीरियल सचिवालय में कर्मचारियों की भर्ती कौन करेगा, केंद्रीय कर्मचारी बोर्ड, ठीक है। कर्मचारियों की भर्ती केंद्रीय कर्मचारी बोर्ड करेगा, कर्मचारियों की भर्ती केंद्रीय कर्मचारी बोर्ड द्वारा, ठीक है। क्लियर होगी बात, केंद्रीय कर्मचारी बोर्ड के द्वारा। और यही जो केंद्रीय कर्मचारी बोर्ड है यही अग्रदूत बनता है, एक प्रकार से पायनियर बनता है, मार्गदर्शक बनता है किसका, संघ लोक सेवा आयोग का। जो संघ लोक सेवा आयोग आपने देखी है, जिसका नाम सुना हुआ है, जो 1926 में आई थी, ठीक है। इंपीरियल सचिवालय लिखना था, अभी सचिवालय लिख दिया मैंने, यहाँ पे सचिवालय लिखना था, सचिवालय। कर्मचारियों की भर्ती केंद्रीय कर्मचारी बोर्ड के द्वारा, ठीक है। ये तो हो गई उस टाइम की व्यवस्था। अब बात करते हैं आजादी के बाद में क्या हुआ। आजादी के बाद में ये हुआ कि इस इंपीरियल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, केंद्रीय सचिवालय में। तो यहां मैं लिख रहा हूं आजादी के पश्चात, ठीक है, आजादी के बाद। तो आजादी के बाद क्या होता है देखिए,
आजादी के बाद, तो हेडिंग डालनी है आजादी के बाद। तो आजादी के बाद में जो है आपने डायरेक्ट लिख लेना है, सीधा ही आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे आजादी के बाद इंपीरियल सेवा किस में कन्वर्ट होगी, इंपीरियल सेवा इनटू किस में कन्वर्ट होगी, सचिवालय में। ठीक है, तो ये सचिवालय में कन्वर्ट होगी, केंद्रीय सचिवालय बन गया ये, केंद्रीय सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय। क्लियर होगी बात, समझ में आया सबको। मतलब ये इंपीरियल, ये शब्दावलियां हैं खाली। ठीक है, इंपीरियल सेवा बोल दो उसको, हमने केंद्रीय सचिवालय बना दिया, तो इसको केंद्रीय सचिवालय के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और जो भी अधिकारी और जो कर्मचारी थे ना उनको साथ में रख लिया। ऐसा नहीं है कि उन कर्मचारियों को भगा दिया, मतलब ब्रिटिश टाइम में जो भी कर्मचारी काम कर रहे थे भारत के लिए, उनके सचिवालय में बाद में जब देश आजाद होता है तो उनको क्या मान लिया, भारत के कर्मचारी मान लिया। ठीक है, और अंग्रेज जो थे उनको तो बाहर, अंग्रेज तो खुद ही चले गए छोड़ के। ठीक है, क्योंकि बाद में उनको पता है कि बाद में तुम्हारा ही नुकसान होना है, जब तुम्हारी देश की जो सरकार जो चली जाएगी यहाँ से छोड़ के, तो फिर तुम्हें भी छोड़ने में। तो जो भी लोग काम कर रहे थे सचिवालयों के अंदर, सरकारी ऑफिस के अंदर, उनको वैसे ही रखा गया। उनको ऐसे नहीं कि भगा दिया कि तुम जाओ अपने घर जाओ, तुम अंग्रेजों की सेवा कर रहे थे। उनको भारतीय सेवाओं में शामिल कर लिया और केंद्रीय सचिवालय कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब इसका गठन होता है कब, 1946 में। तो मैं नए पेज से लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो यहां तक नोट हो गया सबका, मुझे कमेंट करके बता दो। आगे बढ़ता हूं फिर मैं। और पाकिस्तान ने भी सेम ही काम किया, जो हमने किया वही पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने तो इवन की संविधान बनाने के लिए ये तक कहा कि हमें दिल्ली आने दो, ये तक कहा उन्होंने कि संविधान बनाने के लिए कहा कि हमें जो है दिल्ली आकर संविधान बनाने दो। फिर सरदार पटेल नाराज हो गए थे। सरदार पटेल ने कहा कि किसने कहा था तुम्हें नया संविधान बनाने को, हम सब लोग मिलकर एक अखंड भारत बनाते। तो क्योंकि वहाँ जो है ना पढ़े लिखे लोगों की बहुत कमी थी, और भारतीय व्यवस्था के अंदर बहुत पढ़े लिखे मौजूद थे। हमारा संविधान सबसे यूनिक है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान ने, क्योंकि उन्हें समस्याएं आ रही थी बहुत ज़्यादा कि हम करें क्या, किस आधार पे करना है, क्योंकि भाई दंगा फसाद करवा के अलग देश तो ले लिया, लेकिन उसको चलाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो व्यवस्था को चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ वो आपको नोट करना है। केंद्रीय सचिवालय 1946 में गठित किया गया। एग्जैक्ट जो इसका समय है वही है, केंद्रीय सचिवालय 1946 में गठित किया गया था। केंद्रीय सचिवालय 1946 में गठित किया गया था। ये इमेज मैंने गरुड़ की इसलिए ली है क्योंकि एक मोटिवेशन होता है, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड पे ना एक प्रकार से मोटिवेशन का काम करता है। ये इस प्रकार की जो इमेज होती है, जो स्ट्रॉन्ग जो पक्षी होते हैं या हालातों से लड़ने वाली चीज़ें अगर हम अक्सर देखते रहते हैं ना, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है ना वो उन चीज़ों को ग्रहण करता है। तो इससे आपको हमेशा ही मोटिवेशन बना रहेगा। केंद्रीय सचिवालय 1940 में गठित किया गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको, किया गया, पहला पॉइंट। उसके बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा आ गई। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा आ गई 1940 में। ठीक है, तो ये लिखना है भारतीय प्रशासनिक सेवा 1950 में। भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब इनका निर्माण किया गया, भारतीय प्रशासनिक सेवा 1950 में। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1950 में। और ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी आपके। ठीक है, और भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा आती है 1966। ठीक है, और एक थोड़ा रह गया अभी, पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा 1948 में, क्योंकि इसकी जरूरत तो सबसे पहले है। भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा 1948 में ही आ गई थी। ठीक है, तो इसको 1900, अगर किसी ने लिखा नहीं है तो इसको पहले लिख लेना। ठीक है, और इनका गठन हो गया। अब सचिवालय को बोला क्या जाता है, इसकी शब्दों के अंदर इसको डिफाइन किया जाए तो सचिवालय को केंद्र सरकार का हृदय बिंदु बोला जाता है। ठीक है, सचिवालय को क्या बोला जाता है,
सचिवालय को केंद्रीय सचिवालय को सचिवालय को सरकार का केंद्र बिंदु, सचिवालय को सरकार का केंद्र बिंदु या हृदय बोला जाता है। सरकार का केंद्र बिंदु या हृदय बोला जाता है, ठीक है। केंद्र बिंदु या हृदय बोलते हैं उसको, हृदय बिंदु भी बोल सकते हो, मतलब हार्ट, हृदय बिंदु मतलब दिल का मामला जो बड़ा सेंसिटिव होता है ना सेंसिटिव। कमेंट करके बताओ मुझे, होता है नहीं होता दिल का मामला सेंसिटिव? कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होता है ना। अब ये तो हो गया यहां पे यहां तक हो गई ये चीज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो मुख्य सचिव का जो, ये तो हमने सचिवालय के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब जो मुख्य सचिव का जो पद है वो कब आता है, ठीक है, और कौन बनता है भारत का पहला सचिव, कौन बनता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये यहीं पर खत्म करते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक है। तो ये आपका ये हिस्ट्री कर ली और हमने सचिवालय की स्थापना कर ली। हम एक एक चीज को बहुत ही बारीकी और बहुत ही सुंदर तरीके से करेंगे। गुड इवनिंग। हाँ, होता है ना दिल का सेंसिटिव मामला। हाँ देखो, इनका एक्सपीरियंस है भी, ये जो कमेंट कर रहे हैं ना, इनका एक्सपीरियंस रहा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। ब्रिटिश काल में मुख्य सचिव के पद का सृजन होता है। अब ब्रिटिश काल में मुख्य सचिव के जो पद का सृजन है वो होता है लॉर्ड वेलेजली, तत्कालीन गवर्नर जनरल। तो मैं यहां लिख रहा हूं लॉर्ड वेलेजली। अब ये है लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली, ये अंग्रेज हैं। वेलेजली लिख दिया क्या मैंने? वेलेजली लिखना है भी, आप वेलेजली लिखना भी सभी बच्चे, आप वेलेजली मत लिख देना, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली, ये अंग्रेज हैं, ऐसे कच्चे कच्चे से दिखाई दे रहे हैं ये। तो लॉर्ड वेलेजली जो है उस टाइम गवर्नर जनरल थे और इन्हीं के द्वारा पद का सृजन किया गया था, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको? इनके द्वारा मुख्य सचिव के पद का सृजन किया गया था। इनके द्वारा मुख्य सचिव के पद का सृजन का मतलब निर्माण होना, ठीक है। कोई बच्चा समझे नहीं तो बता देता हूं। इनके द्वारा मुख्य सचिव के पद का सृजन हुआ, ठीक है, मतलब पद का उद्भव हो गया। और बनाया किसको? बनाया जो था उनका नाम था जॉर्ज हिलेरी बालो, ठीक है। 1799 में कौन बने? जॉर्ज हिलेरी बालो। तो ये जो आप देख रहे हैं जॉर्ज हिलेरी बालो हैं, हालांकि इनके बाल मेरी तरह कम ही हैं। जॉर्ज हिलेरी बालो, ठीक है, जॉर्ज हिलेरी बालो। बाल जो वो हिलेरे खा खा के जो है चले गए मेरी तरह ही। जॉर्ज हिलेरी बालो, ये था, बालो नहीं है, बालो, ठीक है, जॉर्ज हिलेरी बालो। अब क्या होता है कि इस पद पर इनको नियुक्त किया कब? 1799 में, ठीक है। तो यहां लिख दूं प्रथम सचिव, प्रथम मुख्य सचिव। अब यहां पर एक बात का और ध्यान रखना, आप कहीं वो मत सोच लेना जो भारत सचिव का जो पद है वो अलग पद है। भारत सचिव वाला जो पद है ना वो एक अलग पद है, ठीक है। ये बात का भी ध्यान रखना, आप ऐसा मत सोच लेना। अब 1858 के अधिनियम में आएगा वो वाला पद, ठीक है। 1858 के अधिनियम में, वो मैं लिख भी देता हूं यहां पे। 1858 के अधिनियम में, मजा आ रहा है ना सबको क्लास में? आज में 1 महीना हो गया है भाई, 1 महीने की जो गांठ है हमने पूरी कर ली है, मंथ गांठ पूरी कर ली है, महीना गांठ, वर्ष गांठ बोलते हैं ना, तो मंथ गांठ पूरी कर ली है हमने, ठीक है। 1858, इसी के उपलक्ष्य में जो है आपको गरुड़ द्वार दिया है मैंने, ये गरुड़ दिया है आपको, ठीक है। 1858 में भारत सचिव का पद बनाया गया, भारत सचिव का पद, हालांकि बनते इस होते सारे अंग्रेज ही थे। भारत सचिव का पद बनाया गया, बना दिया, ये पद अलग था भी, ठीक है, पद बनाया गया। अब ये बना दिया मुख्य सचिव का पद,
और जॉर्ज हिलेरी बालो बना दिया। चलते हैं आगे, अब आओ, अब आते हैं हम लोग राजस्थान में। अब राजस्थान में हम लोग घुसते हैं और राजस्थान के सचिवालय की बात करते हैं। ये तो आपकी हिस्ट्री है, ये आपके सब एग्जाम्स में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि ये निरर्थक चीजें नहीं है, आपके हर एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक एक चीज बहुत बारीकी से करवा रहा हूं। उसके बाद में आ जाओ, अब हम राजस्थान में देखते हैं कि राजस्थान में क्या हुआ। नोट हो गया सबका, मुझे बता दो, ठीक है। नोट हो गया। गरुड़ की तरह जो है ना दिमाग को झपट्टा मारने वाला, ऐसे चेष्टा करने वाला दिमाग जो है बना के रखना है, ठीक है। एक्टिव रहना चाहिए आपका दिमाग। जिस तरीके से ये गरुड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका हर वक्त आपके जो दिमाग है उस पर असर करना चाहिए। तो चलते हैं आगे, बढ़े आगे, नेक्स्ट आ जाओ। अब सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एक संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था। तीसरा चरण आया था 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है। ये जो चरण है ये तीसरा चरण है, तो आपने लिखना है, पहले सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपने तीसरा चरण। अब ये जो तीसरा चरण जो है 7 चरणों में हुआ था ना टोटल, तो तीसरा चरण का टाइम पीरियड है इसका 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है। 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान का ये तीसरा जो चरण है 18 अप्रैल 1948 को, इसमें क्या किया गया था? इस चरण में यह किया गया था कि उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय किया गया था। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। तीसरा चरण, तीसरा चरण राजस्थान गठन की बात कर रहे हैं भी हम लोग, ठीक है। तीसरे चरण में क्या होता है, यहां पे तीसरा चरण लिख भी देता हूं 18 अप्रैल 1948, ठीक है। 18 अप्रैल 1948 और इसमें होता है उदयपुर रियासत का विलय। उदयपुर रियासत का विलय, उदयपुर रियासत का हो गया विलय, उदयपुर रियासत का विलय कर दिया। अब इसका मैं बता रहा हूं आपको, इसमें बताऊंगा कि इसका तुक क्या है, यहां सचिवालय से क्या मतलब है, क्योंकि जब फॉर्मेशन होगा ना तभी जाकर बनेगी, ठीक है। उदयपुर रियासत का विलय किसमें? भारत संघ, सॉरी राजस्थान संघ में, भारत संघ नहीं भी, राजस्थान संघ में विलय हो गया, राजस्थान संघ में। राजस्थान संघ में कहां गया अभी? क्लियर होगी बात, ठीक है। अब राजस्थान संघ में इसका विलय हो गया, ठीक है, और संयुक्त राजस्थान संघ बन गया। ये क्या बन गया? संयुक्त राजस्थान संघ बन गया, ठीक है। क्लियर है? मैं इसको लिख दूं यहां पे, संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण, संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण, संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण हुआ, हो गया क्लियर। अब यहां पर जो ये जो समय है, इस समय से आगे क्या होगा, इससे आगे ये होगा कि अगला जो चौथा चरण है ये निर्णायक साबित हो जाएगा। और चौथा चरण आपका कब आया था, बहुत अच्छे जानते हो, 30 मार्च चौथा चरण। ये आ जाओ चौथा चरण। चौथा चरण आपने नीचे लिखना है, ठीक है, इसके नीचे, तीसरे के नीचे चौथा लिखना है। चौथा चरण की तारीख क्या? 30 मार्च 1949 को, और 30 मार्च को ही मनाते हैं हम राजस्थान दिवस को। तो 30 मार्च 1949 को फॉर्मेशन मान लिया गया, किसका? राजस्थान का। क्यों? क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत सरकार ने क्या किया था, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को जो है भी क्या कर लिया, यहां पर विलय करवा लिया, और ये बना वृहत्तर राजस्थान, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। इसका जो उद्घाटन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था उद्घाटन। तो यहां से हमने राजस्थान का समझ लिया कि ये दिन जो है, इस दिन राजस्थान जो है कंप्लीट हो गया, बाद में छोटी मोटी चीजें आती रहेगी, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किया सरदार पटेल जी ने, ठीक है, सरदार पटेल। ईश्वर का भी देखो कि सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ऐसे महान लोग जो हमारी धरती पे भेजे, ठीक है, जिनकी यादें हमारे जहन में ताजा है बचपन से ही, ठीक है। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मान लिया और इसी के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। अब यहीं से शुरुआत होगी, इसी तारीख के बाद में, इसी तारीख के जस्ट बाद में क्या हो जाएगा,
यहीं से सचिवालय के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे गोला बना के लिखता हूं, ठीक है, ताकि जो आप सभी बच्चे इसको नोटिस करो, ठीक है। इसी चरण के बाद में, आप भी इसी तरह लिख लो, इसी चरण के बाद राजस्थान में क्या हो गया, राजस्थान में सचिवालय के गठन की शुरुआत होगी। सचिवालय गठन प्रक्रिया शुरू, राजस्थान सचिवालय गठन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई अब, ठीक है। और जस्ट ही अगले महीने में राजस्थान का सचिवालय बन जाएगा, गठन प्रक्रिया शुरू हो गई, ठीक है। क्लियर होगी बात सबको? मेरे हिसाब से बहुत ही सुंदर तरीके से समझ आ रहा होगा। मेरे लिखे हुए नोट्स दूंगा मैं आपको, बिल्कुल एज इट इज, ये कि यही नोट्स आपको डायरेक्ट मैं ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। और पंचायती राज के नोट्स मिल गए क्या भाई? अभी मिले नहीं क्या? शायद हो सकता है कि पंचायती राज के आपको नोट्स मिले नहीं हो, क्योंकि पंचायती राज की कल लास्ट क्लास हुई थी हमारी, है ना। तो अगर मिले नहीं है तो मिल जाएंगे, ठीक है। और मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पंचायती राज के नोट्स सभी बच्चे डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, ठीक है ना। अब तीसरा चरण हो गया, चौथा चरण हो गया। इस चरण के बाद में राजस्थान सचिवालय के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई, ठीक है। अब आ जाओ राजस्थान सचिवालय पे। अब आते हैं मेनली हमारा जो मुख्य पॉइंट है उस पे आ जाओ। यहां पे ये नोट हो गया ना सबका? कोई रह गया क्या पीछे? मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं दोबारा, अगर कोई बच्चा रह गया हो तो। एक एक चीज को देखो, आपको ना एक बात बताता हूं आपको। बच्चे अमूमन क्या करते हैं कि कोई भी चीज को पढ़ते हैं ना, बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ने की करते हैं। आप कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है। आप अगर 1 घंटे में इतना पढ़ रहे हो और अगर आपने 7-8 घंटे में अगर सचिवालय कंप्लीट कर दिया तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पढ़ने का मतलब कि दोबारा से डेटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़े आपको, ठीक है। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो आप, क्योंकि कछुआ धीमी गति से चल रहा है लेकिन लगातार चल रहा है। तो राजस्थान शासन सचिवालय, ये जयपुर की फोटो है, राजस्थान का शासन सचिवालय की फोटो है। अब यहां पर जैसे ही एकीकरण होता है, और ये क्वेश्चन आया था आपके वीडियो के अंदर, बिल्कुल मैं डेफिनेटली बता रहा हूं इस बात को कि मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे ना, 99% क्वेश्चन हमारे नोट्स के अंदर से ही आए हुए हैं, ठीक है। पेपर तो नोट्स में से नहीं बनाया होगा, लेकिन अपनी अप्रोच बहुत अच्छी है। और यही बात पूछी गई थी कि सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी आदेश के द्वारा राजस्थान में सचिवालय का गठन किया गया। तो आपने यहां पर लिखना है बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों में कि सर्वप्रथम राजस्थान में 13 अप्रैल, मैंने कहा था ना अप्रैल में फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, तो ये फॉर्मेशन शुरू हो गया। सर्वप्रथम राजस्थान में, ये 13 अप्रैल वाली तारीख आई थी आपके एग्जाम में, 13 अप्रैल 1949, 13 अप्रैल 1949 को, 13 अप्रैल 1949 को तत्कालीन राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह थे, ठीक है। राज प्रमुख मान सिंह के द्वारा जारी आदेश, राज प्रमुख मान सिंह के आदेश के द्वारा, क्योंकि जब तक संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं होता तब तक जो है सारा काम कौन कर रहे हैं? राज प्रमुख ही कर रहे हैं, नहीं कोई, ठीक है। राज्यपाल के स्वरूप, राज्यपाल जो काम कर रहे हैं ना, वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर लिस्ट देखोगे ना गवर्नर की, तो आपको मान सिंह का नाम पहले नंबर पे मिलेगा, उसके बाद में गुरुमुख निहाल सिंह का आता है, ठीक है। तो वो तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है और ये वैसे हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल पद तो वही माना जाएगा, पहला कौन सा? गुरुमुख निहाल सिंह का। राज प्रमुख मान सिंह के आदेश के द्वारा सचिवालय की स्थापना हुई, ठीक है। क्लियर होगी बात, सबको समझ में आ गई? सचिवालय की स्थापना हो गया, पहला पॉइंट कवर, सचिवालय की स्थापना। अब किसने सोचा था, जब पिछली बार मैंने जब करवाया था अनअकैडमी पे ये, उस टाइम किसने सोची थी ये बात कि भाई ये कि यही चीज जो एग्जाम में पूछ ली जाएगी? तो एग्जाम का कुछ नहीं पता कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो आपके आसपास से उठ के आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अप्रोच अच्छी है अपन लोगों की, अपन बहुत अच्छा अप्रोच से कर रहे हैं कि एक चीज को बारीकी से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सचिवालय की
कार्य और शक्तियां बताता हूं, इसकी भूमिका क्या है। ठीक है, मतलब सचिवालय के बारे में बात कर रहे हैं हम, ओवरऑल जो है सचिवालय के बारे में बात करते हैं, ओवरऑल सचिवालय के बारे में अपन लोग बात करेंगे। अब देखो सचिवालय जो है ना, ये सचिवालय क्या करता है कि राज्य सरकार के सारे काम करता है। ठीक है, ये सरकार का एक प्रकार से समझ लो कि ये राज्य सरकार का हृदय बिंदु है। ये क्या है? राज्य सरकार का हृदय बिंदु है, राज्य सरकार का केंद्र बिंदु, बिल्कुल केंद्र बिंदु है। ठीक है, समस्त प्रशासनिक महकमा यहीं से चलता है, राज्य सरकार का केंद्र बिंदु होता है। कहने का मतलब कि राज्य प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने में इसकी सबसे प्रमुख भूमिका होती है। राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए, राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए पहली भूमिका है इसकी। ठीक है, पहली भूमिका है इसकी, मतलब पहली भूमिका है शीर्ष के स्तर पे, जो शीर्ष जो स्तर है उस पर, मतलब एक प्रकार से ये एक ताज के रूप में काम कर रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में सबसे शीर्ष में। ठीक है, तो अब हम इसकी थोड़े से और ज़्यादा रोल वगैरह जो है ये कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब देखिए यहाँ पे, तो नेक्स्ट पेज से लूँ, रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्रेटरीट। आप जो है आप जहाँ लिख रहे हो वैसे लिखते रहो, आप पेज मत पलटो, आप जैसे लिख रहे हो वैसे लिखते जाओ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप जो लिख रहे हो उसको लिखते जाओ, आपने चेंजेस नहीं करना है किसी भी तरह का। सचिवालय का कार्य और भूमिका, जहां मतलब आपने ये हेडिंग डालनी है वो हेडिंग डालो, जो जो हेडिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ मेरे को आपको, क्योंकि मेरे को आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ वैसे समझाना ही पड़ेगा अच्छे से, ताकि आपको दिखने में भी सुंदर लगे, ताकि आपको फीलिंग भी बहुत अच्छी अच्छी आए, इसलिए। अब सचिवालय के कार्य और भूमिका देखिए। सरकार जो भी, सरकार के द्वारा कोई भी देखो नीति निर्माण होती है। ठीक है, उस नीति निर्माण का मतलब कि सरकार किसी प्रकार का कोई विधेयक लेकर आती है, सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई नियम बनाया जाता है, कोई किसी प्रकार की कोई खास रेगुलेशन सरकार पारित करती है। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो उसमें सबसे पहले मदद कौन करता है? प्रशासनिक सहायता कौन करता है? सचिवालय करता है। ठीक है, तो एक नंबर पे ये देखो, कॉमन बातें लगती है, सिंपल, अपने को सुनने में बड़ी सिंपल लगती है बातें, ये बातें तो बड़ी सिंपल है, लेकिन जब एग्जाम में आती है ना तब जो है तालमेल नहीं बैठ पाता। तो यहाँ तालमेल बिठाना बड़ा जरूरी है अपने दिमाग में, चाहे एक ही बार पढ़ो लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि नीति निर्माण सबसे पहला प्रमुख काम होता है। ठीक है, तो लिख रहा हूं सरकार के द्वारा निर्मित नीति, सरकार के द्वारा निर्मित नीति, या तो निर्मित कोई नीति हो, ठीक है, निर्मित नीति अथवा अन्य किसी नीति के निर्माण में प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करवाना। क्योंकि सारी व्यवस्था को संभाल कौन रहे? नौकरशाही तो संभाल रहे हैं पूरी व्यवस्था को, नेता थोड़ी संभाल रहे हैं देश को। ठीक है, किसी नीति के निर्माण में प्रशासनिक सहायता, भाई पढ़े लिखे लोग कौन है? व्यवस्था में ही तो है पढ़े लिखे लोग। कोई नीति निर्माण उसमें कुछ भी करना है तो पढ़े लिखे लोग ही तो बताएंगे कि क्या करना होगा जनता के लिए, क्या ठीक है। सरकार के द्वारा निर्मित नीति अथवा अन्य किसी नीति के निर्माण के लिए प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करवाना, पहला काम। ठीक है, पहला काम मतलब वैसे नहीं कि पहला काम ये मतलब यहां पर हमारे लिखने के हिसाब से एक नंबर पे। उसके बाद में आ जाओ दूसरा। अब कई बार क्या होता है कि जब सरकार कोई रूल और रेगुलेशन बनाती है ना किसी भी चीज के बारे में, अब जरूरी नहीं है कि हर रूल और रेगुलेशन विधेयक पारित करो और फिर ही बने विधानसभा में, ऐसा कभी भी नहीं होता, ये बात ध्यान रखना आप।
ऐसा कभी नहीं होता है कि हमेशा कोई रूल और रेगुलेशन बनेगा तो वो सरकार जो विधानसभा में विधेयक लेकर आएगी, पारित होगा, बाद में बनेगा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, बना हुआ कोई अधिनियम है उसके नीचे कुछ नियम और उपनियम बनते हैं। ठीक है, तो उसमें जो भी नियम और उपनियम बनते हैं वो शासन सचिवालय से ही निर्मित होकर निकलते हैं। मतलब शासन सचिवालय का फुल रोल होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लो कि सरकार ने क्या किया कि शराब के ठेकों के वितरण के लिए लॉटरी सिस्टम लागू कर दिया। ठीक है, पहले तो क्या था, पहले ये था कि भाई बोली लगती थी। ठीक है, बोली लग गई, सरकार को पहले ही पैसा मिल गया, बोली लग गई भी, कोई कंपनी है उसने क्या कर लिया, बोली लगा दी। जैसे मान लो कि कोई कंपनी ऐसी, जैसे कोई कंपनी मान लेते हैं कोई जैसे झंडूराम की कोई कंपनी है। ठीक है, झंडूराम वाइन्स के नाम की कोई कंपनी है, उसने क्या कर लिया, उसने वहां पर बोली लगाई और ये इतने इतने ठेके इन्होंने परचेज कर लिए, इस एरिया की ये बोली लगा दी, हम इतना पैसा देंगे। अब उसके बाद में वो जितना भी पैसा कमाए वो उसी का ही होगा। ठीक है, लेकिन सरकार ने क्या किया, बदल दिया और उसको क्या कर दिया, लॉटरी सिस्टम कर दिया। सरकार ने कहा काम करते हैं कि फॉर्म भरवा लेते हैं, ठीक है, और लॉटरी निकालेंगे सबकी। लॉटरी में कोई घपला नहीं होता, सबके सामने निकलती है लॉटरी, बिल्कुल एकदम पूरा फेयर गेम होता है। तो लॉटरी सिस्टम का निकाल दिया। अब लॉटरी सिस्टम निकाल दिया तो उसमें क्या है कि आम आदमी के भी निकल सकता है, हाँ, लेकिन उसमें की रिस्क होती है 10 या 20 हज़ार रुपए की। 1 लाख रुपए अगर आपने जमा करवाए हैं तो उसमें 15,000 पता नहीं 10,000 रुपए की रिस्क होती है, वो कट के, और अगर आपकी लॉटरी नहीं निकलती है तो बाकी पैसे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो सरकार को क्या रेवेन्यू मोटा इकट्ठा होने लग गया। ठीक है, मतलब लॉटरी सिस्टम से हो गया तो सरकार को बहुत पैसा आ रहा है उसमें, लॉटरी सिस्टम में। तो ये सारी चीजें, फिर गवर्नमेंट का कमीशन भी होता है। तो कहने का मतलब मेरा, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ये शराब, अगर आपको ये मत सोच लेना। ठीक है, मैं तो हमेशा इन चीजों के खिलाफ रहा हूँ, ये चीजें बंद होनी चाहिए। गांधी जी का देश है हमारा, भगत सिंह का देश है। तो यहां पर जो है सरकार कोई भी नियम और उपनियम बना रही है किसी भी प्रकार की व्यवस्था में, सिस्टम को चलाने के लिए, तो वो कहां से बनते हैं, वो शासन सचिवालय में बनते हैं। ठीक है, तो यहां अगला पॉइंट लिखना आपने, राज्य सरकार और प्रशासन की नीतियों, राज्य सरकार व प्रशासन की नीतियों, राज्य सरकार व प्रशासन की नीतियों, राज्य सरकार व प्रशासन नीतियों, कानूनों के क्रियान्वयन, मतलब इन कानूनों को आगे लागू करना, व्यवस्था में लेकर आना। ये क्रियान्वयन गलत लिख दिया होगा भाई, आप थोड़ा सा ठीक लिख लेना। कानूनों के क्रियान्वयन के लिए नियम और उपनियम तैयार करना, के लिए नियम व उपनियम तैयार करना, के लिए नियम व उपनियम तैयार करना, नियम व उपनियम तैयार करना। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई भी गाइडलाइन जारी करनी है तो यहीं से जारी होगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट आता है, सरकार जो भी बजट लेकर आ रही है, ठीक है, सरकार किसी भी प्रकार की कोई भी योजना है, ठीक है, और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रशासनिक आदेश जो है, ठीक है, उसके लिए कोई मानवीय संसाधन उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं सरकार की योजनाओं, भाई सरकार कोई योजना लेकर आ रही है, उसके लिए कोई मानवीय संसाधन उपलब्ध करवाना है, कोई कर्मचारी उपलब्ध करवाने हैं, योजनाओं व कानूनों के लिए मानवीय संसाधन उपलब्ध करवाना, मानवीय संसाधन। ठीक है, मानवीय संसाधन उपलब्ध करवाना, मतलब मंत्री को कोई भी काम करना होता है ना तो वो यहीं आता है। ठीक है, उपलब्ध करवाना, वो यहीं से संपर्क करेगा, डायरेक्ट सचिव से बात करेगा और डायरेक्ट सीधा काम हो जाएगा उसका। ठीक है, उपलब्ध करवाना हो गया। उसके बाद में हो गया कि सरकार से जो भी सवाल किए जाते हैं उन सवालों के जवाब तैयार करना। ठीक है, सरकार से जो भी है, किसी भी प्रकार की विधायिका में जो भी सवाल खड़े किए गए हैं उनके जवाब तैयार करना। ठीक है, विधायिका में अब देखो जवाब भी कौन दे रहा है, जवाब भी नौकरशाह दे रहे हैं, काम भी नौकरशाह कर रहे हैं, काम सारा नौकरशाह ही कर रहे हैं। ठीक है,
सवाल नेता पूछ रहे हैं, जवाब नौकरशाह दे रहे हैं, नौकरशाही जवाब तैयार कर रहे हैं उसका, ठीक है। अब कोई ना कोई तो जवाब देना ही है, वो अपने हिसाब से तैयार कर रहे हैं। मंत्री जी को थोड़ी नहीं पता है, क्योंकि मंत्री जी तो विधायिका में जो है क्या है कि विधायिका में उठाए गए सवालों के जवाब तैयार करना, विधायिका में उठाए गए सवालों के जवाब तैयार करना, सवालों के जवाब तैयार करना। क्योंकि मंत्री बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है ना हमारे देश में, मंत्री बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है। आप मंत्री कुछ भी बनो चाहे, बस मंत्री बनने के लिए विधायक होना जरूरी है और कुछ भी होना जरूरी नहीं है, ठीक है। हो गया क्लियर, यहां तक नोट हो गया सबका। अगले पेज पे आ रहा हूं मैं, नेक्स्ट अगले पेज पे आते हैं भी हम लोग। क्या टाइम हो गया 4:41 के आसपास टाइम हो गया ना। विधायिका में जवाब तैयार करना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे नेक्स्ट अगले पॉइंट पे, नोट हो गया ना, आगे बढ़ रहा हूं भी मैं। अब सरकार की कोई नीति निर्माण और कोई योजना है, उसके लिए आंकड़े तैयार करना, ठीक है। क्या लिखना है, सरकारी योजनाओं, आप देखोगे कि सारा काम सचिवालय कर रहा है, ठीक है। सरकारी योजनाओं, भाई पूरे आंकड़े कहां से आ रहे हैं, जो भी जिला प्रशासन है वहां से आंकड़े चल चल के यहां आ रहे हैं, ठीक है। और यहां आकर आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं सरकारी योजनाओं व नीतियों के संदर्भ में, नीतियों के संदर्भ में आंकड़े तैयार करना, आंकड़े तैयार करना व प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। यह प्रतिवेदन कहां जाएगा, विधायिका में जाएगा। आंकड़े तैयार करना व प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ठीक है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, प्रतिवेदन का समझ रहे हो ना, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ठीक है। हो गई बात, समझ में आ रही है। कोई भी आंकड़ा तैयार हो रहा है, सचिवालय, शासन सचिवालय से पूरा तैयार होंगे आंकड़े, और आंकड़े तैयार होने के बाद में पूरा चिट्ठा बनेगा, और चिट्ठा बन के जाएगा कहां पर, विधायिका में जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, मतलब राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा, राज्यपाल उसको विधानसभा में रखवा देंगे, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना एक बात और है कि मंत्रिमंडल की जो भी बैठकें होगी उनको निर्धारण करना, ठीक है। उनको उस बैठक में कोई भी निर्णय जो है उससे विभागों को अवगत करवाने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, सचिवालय की होती है, ठीक है। मंत्रिमंडल बैठकों का निर्धारण, मंत्री, आज आप सोचते हो ना कि भाई कैबिनेट की बैठक हुई, अखबारों में पढ़ते हैं आज कैबिनेट की बैठक हो रही है सीएम के साथ, सीएम कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं, वो यहीं से होता है, ठीक है। मंत्रिमंडल की बैठकों का निर्धारण, मंत्रियों को कुछ नहीं करना पड़ता, मंत्री आते हैं, आराम से बैठते हैं, आईएएस उनके सामने लाके डॉक्यूमेंट रख देता है, ठीक है। उन्हीं से ही पूछते हैं, अंग्रेजी में होता है तो उनसे पूछ लेते हैं, खुद को आता तो खुद, ठीक है। वो कहते हैं ये चीज़ है सर, इसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। मंत्री जी आएंगे, पढ़ेंगे, ये ठीक है, ये ठीक है, इस व्यवस्था को इस तरीके से लागू कर देंगे, फरमान जारी कर दिया, साइन हो गए, और मंत्री जी उठ के घर चल जाएंगे। सारा काम नीचे जो है सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। कुल मिलाकर बात है कि जो सिरे पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना, उसके पास पावर ज्यादा है, योग्य भले ही वो कम है, लेकिन जो पूरी व्यवस्था जो बनी हुई है ना, उस व्यवस्था में सारे के सारे योग्य लोग बैठे हुए हैं, उसमें नकारा लोग बहुत कम है, नकारा लोग नहीं है उसके अंदर, ठीक है। मतलब नौकरशाह जो है वो एक प्रकार से रीढ़ है पूरे देश की। अगर नौकरशाह अगर ईमानदार हो जाए तो पूरा ढांचा जो है वो क्या हो जाए, बदल जाता है। लेकिन नौकरशाही की ईमानदारी बहुत चीजों पर डिपेंड करती है। मंत्रिमंडल की बैठकों का निर्धारण, आपको पूरा मेरे हिसाब से शीशे की तरह साफ हो रहा होगा सारी बातें। निर्धारण करना तथा लिए गए निर्णयों को, तथा लिए गए निर्णयों से विभागों को अवगत करवाना। भाई विभागों को यही तो अवगत करवाएगा, लिए गए निर्णयों से विभागों को अवगत करवाना, विभागों को नोटिस भेज दिया जाएगा, ठीक है, विभागों को अवगत करवाना। अब मान लो गवर्नमेंट ने ये कह दिया, भाई मान लो कोई ऐसा मामला हो गया, भी
ऐसा हो जाए कोई दौर आ जाए भी जीन्स पहन के नहीं आएगा कोई, ठीक है, किसी सरकारी विभाग में सब लोग जो फॉर्मल कपड़े पहन के आएंगे, फैशन नहीं करेंगे, इस प्रकार का कोई ड्रेस कोड लागू कर दिया या महिलाओं के लिए कोई ड्रेस कोड लागू कर दिया, ठीक है, तो सारे विभागों को क्या चल जाएगा, नोटिस जाएगा। कहाँ से जाएगा नोटिस, यहाँ सचिवालय से ही निकलेगा नोटिस, फिर नीचे जाएगा संभाग के स्तर पे जाएगा, संभाग स्तर पे जिला स्तर पे जाएगा, और जिला स्तर से फिर आगे नीचे वाले ऑफिस है उनमें जाएगा, ब्लॉक खंड स्तर पे जाएगा, एसडीएम वाले लेवल पे जाएगा, वहां से फिर कहाँ जाएगा, तहसील के लेवल पे जाएगा, और तहसील में जाके पूरा वो लागू हो जाएगा वहां पे। मतलब इस प्रकार से पूरा एक तालाब में अगर पत्थर मारते हैं ना तो लहर लास्ट तक जाती है, तो वो वैसे पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है। हाँ, तो मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ सभी बच्चों के, मैं आपके साथ कमेंट में मौजूद हूँ भाई। आज मैंने बातें नहीं की आपसे, निर्णयों से विभागों को अवगत करवाना, ठीक है, पूरी हो गई ये चीज़। अब आ जाओ नेक्स्ट। तो आपको एक एक चीज़ जो है ना वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ होनी चाहिए, ठीक है, पूरा शीशे की तरह एक एक बात जो एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए पूरा का पूरा कि शासन सचिवालय की असल में भूमिका क्या है, ठीक है। उसके बाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो तालमेल बनता है ना वो इसी की वजह से बनता है, ठीक है, ये भी लिखना है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच तालमेल बनाए रखना, बीच तालमेल बनाए रखना। क्लियर होगी बात, आगे समझ में। उसके बाद में जो है और यहां से क्या क्या होता है, और जो भी राज्य स्तर की और अखिल भारतीय सेवा से संबंधित जो भी नियुक्तियां हैं उनका ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो मैं राज्य स्तर की लिख रहा हूं, राज्य स्तर की अखिल भारतीय सेवा नहीं है, राज्य स्तर की जो सेवाएं हैं, राज्य स्तर की प्रशासनिक सेवा लिख देता हूं, नहीं तो शब्दों में गड़बड़ हो जाएगी। राज्य स्तरीय प्रशासनिक, राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं में, राज्य स्तर की जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं उनमें पदोन्नति, किसका प्रमोशन करना है, पदोन्नति, उनका स्थानांतरण, और उनका वेतन, और उनके पेंशन सेवा नियम, वेतन पेंशन सेवा नियम मतलब सर्विस रूल। भाई जैसे आप सरकारी नौकरी लग जाओ कल को, तो आप जो है किसी प्रकार का कोई प्राइवेट धंधा नहीं कर सकते, इनकम सोर्स वाला किसी कंपनी में हिस्सेदार नहीं बन सकते, आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते किसी के साथ में। सेवा नियम और सेवा शर्तों का निर्धारण करना, सेवा शर्तों का निर्धारण भाई यही करेगा, हर जिला स्तर पे तो होगी नहीं ये काम भाई। ऐसी कोई भी नियम बनता है अगर सभी के लिए समान नियम बनेगा तो डेफिनेटली किसी भी संस्था में ऊपर वाली जो संस्था है वही बनाएगी, तभी तो सबके लिए समान बनेगा। जिला स्तर पे थोड़ी ना बनेगा, संभाग स्तर पे थोड़ी बनेगा। जब संभाग के स्तर पर अगर सर्विस रूल बनने शुरू हो गए तो फिर एक संभाग वालों के लिए तो अलग हो गए, दूसरे वाले के लिए अलग हो गए। इसलिए जब भी किसी के लिए समान नियम आप देखो ना, आपसे कभी भी कोई सवाल पूछे इस टाइप का और आप देखो कि भाई ये नियम सबके लिए समान बनाया जाना है, तो समझ लेना कि शीर्ष वाली संस्था ही बनाएगी। शीर्ष वाली बनाएगी तभी तो बनेगा सबके लिए समान, नहीं तो सबके लिए समान नहीं बनेगा, ठीक है। सेवा शर्तों का निर्धारण करना, ठीक है, का निर्धारण। क्लियर होगी बात। तो ये यहां पर जो है सारी चीजें इसमें आ गई, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन, सेवा, पेंशन नियम सारे इसमें आ जाते हैं। तो यहां तो हो गया आपका ये पूरा का पूरा सचिवालय की हमने शुरुआत कर दी, और राजस्थान में इसकी भूमिका क्या है इसके बारे में हमने कंप्लीट बात कर ली, ठीक है। अब जो हमारा अगला जो पॉइंट रहेगा वो है हमारा कि मुख्य सचिव का जो पद है हम इसको टारगेट करेंगे, ठीक है। मतलब मुख्य सचिव का जो पद है हम इसको टारगेट करने वाले हैं। मुख्य सचिव के पद को टारगेट करना बहुत जरूरी है, इसके बिना जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है
यहां पर जो पद आता है उसका नाम क्या है? व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, व्यवस्था राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय प्रशासनिक क्रम, मतलब जो मुख्य जो क्रम है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन आगे? मुख्य सचिव आगे। मुख्य सचिव आगे सबसे पहले। कोई डाउट किसी को? नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से कोई भी डाउट। सबसे पहला मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बाद में अगर हम बात करें तो मुख्य सचिव के बाद में अगला जो पद आएगा वो किसका होगा? संभागीय आयुक्त। अगला पद कौन सा हो गया? संभागीय आयुक्त हो गया। ये भी कौन होते हैं? आईएएस ही होते हैं, संभागीय आयुक्त भी, ठीक है। सीनियर आईएएस होते हैं। मुख्य सचिव भी आईएएस ही होता है, लेकिन ये सीनियर से भी सीनियर आईएएस होता है। संभागीय आयुक्त के बाद में आ जाओ जिला कलेक्टर हो गया। जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर के बाद में अगला जो लेवल आएगा वो कौन सा रहेगा? ये आपके दिमाग में ना इसका चित्र बना हुआ रहना चाहिए पूरा। उसके बाद में जाए उपखंड अधिकारी। उपखंड स्तर पे उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी हो गया। उसके बाद में थोड़ा और नीचे चलते हैं अपन, तो ये कौन आ जाएगा? तहसील स्तर हो गया। तहसीलदार हो गया। तहसीलदार, तो ये सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है तहसीलदार, तहसील के स्तर पे, ठीक है। अब पंचायत समिति देखो, पंचायत समिति में क्या चुने हुए लोग आते हैं। अब एक दिन वो बच्चा कह रहा था सर पंचायत समिति भी तो है, प्रशासनिक है वो, उसमें प्रशासनिक महकमे का महत्व है उसमें, लेकिन चुने हुए लोग आते हैं वहां पे, वो बदलते रहते हैं। लेकिन शुद्ध जो प्रशासनिक जो ढांचा है ये क्या है? ये शुद्ध प्रशासनिक ढांचा है, ये शुद्ध प्रशासन है। ये जो आप देख रहे हो ये शुद्ध प्रशासन है, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, शुद्ध प्रशासन है ये सारा का सारा। मुख्य सचिव सचिवालय में बैठेगा। संभागीय आयुक्त कहां बैठेगा? संभाग के स्तर पे बैठेगा। 4, 5, 6, 7 जितने भी जिले हैं उनको मिलाकर एक संभाग बना दिया। जिला कलेक्टर जिला के स्तर पे बैठेगा। उपखंड अधिकारी ब्लॉक स्तर पे बैठेगा, खंड स्तर बोलते हैं जिसको। तहसीलदार तहसील के लेवल पे बैठेगा, सबसे निचला स्तर हो गया। तो ये क्रम इस प्रकार से चलते हैं व्यवस्था के अंदर, ठीक है। ये क्रम इस प्रकार से चलता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया सबको? मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। अब जो है मैं आपको कल क्या करवाने वाला हूं वो देखो। कल अपन लोग पढ़ेंगे कि जो ये व्यवस्था है पूरी की पूरी, ये जो आप व्यवस्था देख रहे हो सारी की सारी, इस व्यवस्था में सबसे जो शीर्ष जो पद है, ये जो मुख्य सचिव का पद है, इस पद की भूमिका, ठीक है, इस पद की भूमिका, इसका जो भी रोल है, इसकी जो भी हिस्ट्री रही है, ठीक है, और राजस्थान में क्या क्या इसके बारे में इसकी चीजें आती है, रोल वगैरह सारा पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यहां से हम लोग करेंगे कल करेंगे, कल मतलब 15 अप्रैल को करेंगे। समझ में आई बात सबको? तो यहां से हम लोग करने वाले हैं। तो सभी मेरे प्यारे हमदम मस्त रहो, खुश रहो आप सभी, और अपनी तैयारी करो बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। किसी बच्चे को टेंशन नहीं लेना है, मस्त रहना है, खुश रहना है, हैप्पी वाला रहना है, ठीक है ना, हैप्पी रहना है। ओके, तो आज इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे हम, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो मस्त रहो आप, खुश रहो सभी मेरे प्यारे हमदम। इसको पढ़ो ध्यान से, एक एक चीज को क्लियर करो, और पिछली जो क्लासेस है उनको भी देखो अच्छे से। ओके, थैंक यू। मिलते हैं वापस, तब तक जय हिंद, जय भारत। लाइक वाइक जरूर कर देना मेरे प्यारे हमदम।